हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 8 के चैप्टर 4 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद से संबंधित है। पहला प्रश्न है 18वीं सदी में क्या हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी, उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगा, भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। अगला प्रश्न है निम्न में से रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी। पहला है कंपनी उनके पति की मृत्यु पर उनका राज्य न हड़पे। दूसरा है कंपनी उनके गोद लिए बच्चे को राजा माने। तीसरा है उनके पति को जो पेंशन मिलती थी उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिले। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों सत्ता सम्मान और उनकी ताकतें छीनने लगी थी। दूसरा है स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने कंपनी से उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मानने की गुजारिश की। तीसरा है 1801 ईस्वी में मराठा पर सहायक संधि थोपकर अंग्रेजों के कब्जे जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। चौथा है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता का जो पेंशन मिलता था वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिले। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला दूसरा और चौथा कथन सही है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकतें छीनने लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था,
उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अगला प्रश्न है, कंपनी ने किस चीज से मुगल बादशाह का नाम हटवा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्कों से। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या ऐलान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले को छोड़ना होगा। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कंपनी के नियम कानून के कारण किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से काफी परेशान थे। दूसरा है, कंपनी के तहत काम करने वाले सैनिक अपने वेतन भत्ता और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। तीसरा है, 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए जमीन के रास्ते वर्मा जाने के आदेश को ठुकरा दिया। चौथा है, 1856 ईस्वी में नया कानून बनाया जिसमें साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। सत्यकूट को चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह थी वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने क्या सुधार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सती प्रथा के खिलाफ कानून, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1805 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के लिए कब नया कानून बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1850 में। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कथन है अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। कारण है बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुस्तक माझा प्रवास किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु भट्टू गोडसे। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्टू गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश हैं। विष्णु भट्टू और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान डैश का विद्रोह उपनिवेशवाद का सबसे सशस्त्र विद्रोह था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1857। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ में। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए।
कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। अगला प्रश्न है, 1857 की विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर को। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की युवा सिपाही मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे की फांसी के चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से इनकार कर दिया। दूसरा है, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां के बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। तीसरा है, अफवाहों और भविष्यवाणी ने इसके प्रकोप और प्रसार में कोई भूमिका नहीं निभाई। चौथा है, अंग्रेजों के जाने के बाद सिपाही देश का शासन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंपना चाहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा कथन असत्य है। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने भी इसका जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह से जन विद्रोह बनने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों को लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पैदा उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगा, लेकिन बहादुर शाह जफर के समर्थन के बाद रातों रात विद्रोह जन विद्रोह में बदल गया। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग हर हफ्ते एक के बाद एक हर रेजिमेंट जैसे कानपुर, लखनऊ, आरा जैसी दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। मेरठ के कुछ सिपाहियों ने एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेशवा के दत्तक पुत्र कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाना साहब। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को किस शहर से खदेड़ दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेफ्टिनेंट ने 6 अप्रैल 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइटलर। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1857 की क्रांति में उथल पुथल के बावजूद भी अंग्रेजों ने हार नहीं मानी और इंग्लैंड से सैनिक मंगवाकर और अंत में अंग्रेजों ने दिल्ली को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा है, दिल्ली पर अंग्रेजों के कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इस व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अगले 2 साल तक लड़ाई लड़ी। तीसरा है, आरा के लाल वीर कुंवर सिंह मध्य भारत के जंगलों में रहते थे। आदिवासी और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे।
चौथा है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया था। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ था। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहादुर शाह जफर रंगून जेल में अपनी अंतिम सांस कब ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1862 में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। अगला प्रश्न है, मध्य भारत जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से किसने छापा मार युद्ध चलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद की घटना पर विचार करें। पहला है, क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने भारत के शासन से संबंधित शासन को संभालने हेतु एक सदस्य को भारत मंत्री नियुक्त किया। तीसरा है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। उसे इंग्लैंड की रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। चौथा है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात ज़्यादा करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम करने का फैसला लिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल चौथा कथन असत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही दिया हुआ है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधी मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुर्दा संग्राम कब घटित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1817 में। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुर्दा संग्राम के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पहला है, खुर्दा जो उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। दूसरा है, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। तीसरा है, 29 मार्च 1820 को बानपुर पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर साथ ही साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। इसके पश्चात इस संग्राम की शुरुआत हुई। चौथा है, जब पाइकों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया, इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व के दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा के बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। जब पाइकों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया, इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रेतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 6 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।